बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये तो पढ़ लिया कि C++ क्या होती है, उसके अंदर हम प्रोग्राम किस तरह लिखेंगे, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फिर आपने ऑपरेटर्स भी पढ़ लिए जिनके जरिए से आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस लिख सकते हो, डिफरेंट लॉजिक्स बना सकते हो। तो ये तो आपके पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर सारा कुछ आ गया। जो बेसिक एलिमेंट्स थे C++ के या बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो आप चैप्टर नंबर 3 में सारी की सारी फुलफिल कर चुके हो। लेकिन अब हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के हवाले से। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं क्या? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनके जरिए से हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग कर रहे हो। कोई भी क्राइटेरिया आ जाता है, कोई भी सिनेरियो आ जाता है, उस सिनेरियो को परफॉर्म करने के लिए या उसके अंदर डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए या स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए या कोई लॉजिक डिफाइन करने के लिए हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी, या कौन सी स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए, कब एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। ये चीजें डिसाइड की जाती हैं किसके जरिए से? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के जरिए से। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू कंट्रोल द थिंग्स। तो बेटा इसे डिफाइन करते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? कंट्रोल स्ट्रक्चर इज द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स used to control the flow of execution, जिसके जरिए से हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या कहलाती हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहला रही होती हैं। ठीक है, इसी को डिसीजन कॉन्स्ट्रेंट भी कहते हैं। मींस कंट्रोल स्ट्रक्चर या डिसीजन कॉन्स्ट्रेंट। डिसीजन कॉन्स्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर डिसीजन लिया जा रहा होता है कि किसी स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है या स्किप होना है, या एग्जीक्यूट होना है तो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होना है। तो ये चीजें किसके अंदर हो रही होती हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म की जा रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट डिस्क्राइब्स अ वे टू एग्जीक्यूट। ये क्या कहता है? डिस्क्राइब कर रहा होता है वे टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। किन चीजों को? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। कैसे? आइदर इन अ सीक्वेंस, या तो सीक्वेंस के अंदर, या डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, मींस एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट और इग्नोरिंग द स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। किसी कंडीशन की बेस के ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि क्या स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होना है या इग्नोर किया जाना है। और अगेन एंड अगेन रेपिटेडली एक स्टेटमेंट को या एक जैसी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना। स्टेटमेंट को एक दफा लिखना और उसे जितने टाइम्स आप एग्जीक्यूट करना चाहो कर सकते हो। ये चीजें आपके पास किस में आती हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर के जरिए से परफॉर्म की जा सकती हैं। मींस कंट्रोल स्ट्रक्चर के जरिए से हम किस तरह से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं? आइदर इन अ सीक्वेंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हम कंडीशन की बेस के ऊपर एग्जीक्यूट या स्किप कर सकते हैं, यानी डिसीजन ले सकते हैं कि स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है या स्किप होना है। या फिर अगेन अगेन रिपीट कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम और एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस। बाय डिफॉल्ट C++ के अंदर जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं वो एक सीक्वेंस में होती है। अब हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, इन्हीं चीजों को डिटेल में देखेंगे कि कौन सी टाइप्स हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की, उनमें स्टेटमेंट्स किस किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। सो टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो बेसिक टाइप्स हैं उनमें 3 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली टाइप सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। हमने बात की थी इन अ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है? सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर मौजूद है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर है डिसीजन सिलेक्शन स्ट्रक्चर।
या तो इसे सिलेक्शन स्ट्रक्चर कह लें या इसे डिसीजन स्ट्रक्चर कह लें, क्योंकि इसके अंदर स्टेटमेंट्स को कंडीशन की बेस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि एग्जीक्यूट होनी है या इग्नोर होनी है। फिर थर्ड वन आ जाएगा रेपिटिशन, इसी को आइटरेशन या लूप स्ट्रक्चर भी कहेंगे, कि लूप लगा दिया जाता है स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने का। कितनी बार रिपीट करने का ये डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स गिवन है या कोई कंडीशन स्पेसिफाई की जा रही है कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक रिपीट करते रहो। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और वन बाय वन इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, तो पहली टाइप कौन सी थी? सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट हो रही होती हैं? सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है वन आफ्टर एन अदर। ठीक है, मींस ये स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है वन आफ्टर एन अदर इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में। किस सीक्वेंस में? जिस सीक्वेंस के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखी गई होती हैं उसी सीक्वेंस के अंदर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। Neither the statement ignores nor repeats again। इसमें ना तो कोई स्टेटमेंट इग्नोर होती है और ना ही दोबारा रिपीट हो रही होती है, यानी एक से ज्यादा टाइम्स एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। किसमें? सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर। अब बात आती है कि एक स्टेटमेंट को मैंने 10 दफा रिपीट करना हो, फिर क्या करूंगा? फिर उसके लिए मुझे वो स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ेगी। इस स्ट्रक्चर के अंदर कोड का साइज बहुत बढ़ जाता है क्योंकि स्टेटमेंट्स बार बार लिखी जा रही होती हैं। जिधर भी एग्जीक्यूट करना है वहां पर दोबारा से स्टेटमेंट्स को लिख लो, या एक स्टेटमेंट को 100 टाइम्स आपने रिपीट करना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो 100 टाइम्स लिखनी पड़ेगी या कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, जिससे आपके कोड का साइज बहुत बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर आपने स्टेटमेंट में कोई चेंजेस करनी है तब उन चेंजेस को परफॉर्म करने के लिए आपको इंडिविजुअली हर स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस परफॉर्म करनी पड़ेंगी, तब वो चेंजेस अकर करेंगी, अदरवाइज चेंजेस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होंगी। तो बेटा इसी वजह से टू रिपीट द स्टेटमेंट इट मस्ट बी रिटन अगेन, कि अगर किसी स्टेटमेंट को सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर रिपीट करना है तो उसे दोबारा लिखना पड़ता है। अगेन कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स को एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और किस सीक्वेंस में? जिस सीक्वेंस में वो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। जिस तरह हम रीडिंग करते हैं, अभी ये देखिए ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनमें हम सिलेक्टिव पॉइंट्स को नहीं रीड कर रहे बल्कि एक सीक्वेंस के अंदर तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी सीक्वेंस स्ट्रक्चर आ गया। और बाय डिफॉल्ट C++ के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स के अंदर क्या है कि सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रही, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2, फिर स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 अप टू स्टेटमेंट n तक ये एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। और कब तक? ये जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। इसी चीज को हमने डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट के जरिए से भी देखा कि स्टेटमेंट 1 के बाद एग्जीक्यूशन मूव हो रही है कहां पर? स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 के बाद एग्जीक्यूशन कहां जा रही है? 3, 4, 5 अप टू स्टेटमेंट n तक। मींस n मींस द लास्ट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती रहेगी। तो बच्चों ये था सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को, दैट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को और क्या कहा जाता है? डिसीजन या कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करना है और कौन सी स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट नहीं करना। सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स कर रहे होते हैं इन सिंपल वर्ड्स। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के जरिए से हम स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। हम ये सिलेक्शन कर रहे होते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है और कौन सी स्टेटमेंट्स को इग्नोर किया जाएगा। तो बेटे इसी में देखते हैं कि इट एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। किसकी बेस के ऊपर वो सिलेक्शन की जा रही होती है? बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन सिलेक्शन की जा रही है। लाइक आपका रिजल्ट स्टेटस आ जाता है कि पास होगा या फेल होगा स्टूडेंट। पास कब होगा?
अगर मार्क्स 33 से अबव हैं तब स्टूडेंट पास है, अगर 33 से बिलो हैं तब फेल है। तो इन चीजों के लिए आपके पास क्या आ गया, अब मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, ये क्या बन गया, एक कंडीशन बन गई। और इस कंडीशन के अगेंस्ट दो स्टेटमेंट्स आ गई, उन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एट अ टाइम एग्जीक्यूट करेगी और दूसरी स्टेटमेंट इग्नोर कर दी जाएगी। तो ये किस में आ जाता है, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। अब यही देखें, इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर तो कंडीशन ट्रू है, इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स। कौन सी स्टेटमेंट्स, जो उस कंडीशन पर डिपेंड कर रही है, अदरवाइज इट विल इग्नोर देम। यहां पे उन स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देगा और फिर किसको, अल्टरनेट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, या फिर उन स्टेटमेंट्स को इग्नोर करते हुए अदर स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा जो प्रोग्राम की रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होंगी। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर कंडीशन की बेस के ऊपर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी। इट विल इग्नोर देम। इट इज आल्सो कॉल्ड डिसीजन और कंडीशनल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। क्यों इसे कंडीशनल या डिसीजन स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए से हम डिसीजन ले रहे होते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करना है। और कंडीशनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो डिसीजन कंडीशंस की बेस के ऊपर अकर हो रहा होता है। यही चीज सिंटैक्स के अंदर देखें, इसके अंदर हम इफ यूज कर रहे होते हैं। उर्दू में अगर का वर्ड हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होंगे, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करें, ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, तो वो चीजें। और इंग्लिश में हम इफ यूज कर रहे होते हैं, इफ के बाद कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन क्या होगी, ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर्स के जरिए से बनाई जाती हैं। तो वो एक्सप्रेशंस हमारे पास कंडीशन कहलाते हैं और जिनका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ये बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं। तो कंडीशन आ जाती, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्किप हो जाएगा और अदर स्टेटमेंट्स पर कंट्रोल मूव हो जाएगा। अब देखें फ्लो को, कि अगर कंडीशन ट्रू हुई चेक होने पर तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद अदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ट्रू ब्लॉक स्किप हो गया, इग्नोर हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और कंट्रोल डायरेक्टली कहां जा रहा है, अदर स्टेटमेंट्स पर जा रहा है। यही चीज फ्लो चार्ट के जरिए से देखें, कंडीशन को हमने डायमंड शेप में रखा है और ट्रू की केस में ये कहां पर आ गया, ट्रू ब्लॉक पर, और उसके बाद अदर स्टेटमेंट्स पर चला गया। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो रही है, तो डायरेक्टली अदर स्टेटमेंट्स पर आ रहा है, ये ट्रू ब्लॉक बीच में से इग्नोर किया जा रहा है। तो बेटा सिलेक्शन स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स के हैं जो आप C++ में पढ़ेंगे। इनमें इफ स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो सिंपल इफ है, जिस तरह से ये सिंपल इफ के लिए यूज हो रहा है। फिर इफ एल्स आ जाएगा जिसमें वन अल्टरनेटिव यूज हो रहा होता है कि ट्रू के केस में क्या, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, और फॉल्स के केस में क्या या कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो। तो ये आपके पास इफ एल्स के जरिए। फिर अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स या स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती हैं और उनके साथ साथ कंडीशंस हैं जिनमें से किसी एक कंडीशन में ट्रू होना है, उसके लिए हमारे पास एल्स इफ, या उसे हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो यूज किया जाता है। फिर उसके अलावा हमारे पास मेन्यू सिलेक्शन के लिए मल्टीपल मेन्यू ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक मेन्यू को सिलेक्ट करना है, उसके लिए हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर भी यूज किया जाएगा। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर सिलेक्शन स्ट्रक्चर की टाइप्स आ जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर और बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा, इफ एल्स, एल्स इफ and switch as well as nested if are its examples are types. Means selection structure की examples कौन कौन सी हैं? If structure, if else if, switch statement और nested if. अब ये nested if क्या है? Nested if अगर एक if कंडीशन दूसरी if कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही हो तो उसे हम नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर कहेंगे। इन्हें हम वन बाय वन डिटेल में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और इनके प्रोग्राम्स भी लिखेंगे। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर को। वो क्या है? रेपिटेशन स्ट्रक्चर आ जाता है।
रेपिटेशन स्ट्रक्चर को हम आइटरेशन या लूप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आइटरेट करना मींस सेम स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना, आइटरेट कहलाता है। या लूप के अंदर भी साइक्लिक आइटरेशन आ जाती है कि जी रेपिटेशन ऑफ सेम स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो इसे हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर, आइटरेशन स्ट्रक्चर या फिर लूप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, किस तरह से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है? इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। हम इसे कलेक्टिवली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। ये क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है अगेन एंड अगेन। अब अगेन एंड अगेन बात आती है कि कितने टाइम्स, कब तक? इनफिनाइट टाइम्स नहीं, हम यहां पर भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, या फिर हम कंडीशन के जरिए से ये भी बता सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स आप इसे रिपीट कर दो। लाइक आप टेबल पढ़ रहे होते हो, टेबल के अंदर क्या हो रहा है? सिर्फ रिजल्ट चेंज हो रहा है, बाकी स्टेटमेंट्स वैसे आ रही। अब इसी तरह से आप जब याद करते हो तो एक ही डेफिनेशन को बार बार रीड करते जा रहे होते हो। कब तक रीड करते जा रहे होते हो? जब तक आपको याद ना हो जाए। याद हो गई, आप उसे छोड़कर नेक्स्ट चले जाते हो डेफिनेशन के ऊपर। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या एग्जांपल्स आ जाती हैं जिन्हें हम रेपिटेशन या लूप स्ट्रक्चर के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल्स में सबसे बड़ी एग्जांपल घड़ी की सुइयां हैं, वो बार बार रिपीट हो रही हैं। सेकंड की सुई भी, इसी तरह से मिनट की भी, घंटे की भी रिपीट हो रही होती हैं। कोई दिन के लिए, कोई घंटों के लिए, कोई सेकंड्स के लिए रेपिटेशन करती जा रही होती हैं और उसकी बेस पर कोई वैल्यू चेंज भी होती जा रही होती है। तो बेटे यही चीज आती है कि ये एग्जीक्यूट करती है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार। अब दो सिनेरियोज आ जाते हैं। पहला सिनेरियो, फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, मींस हमें नंबर ऑफ टाइम्स या काउंट्स पहले से पता है कि 10 टाइम्स रिपीट करना है, 100 टाइम्स रिपीट करना है या 1000 टाइम्स रिपीट करना है, हमें पहले से पता है। तो हम स्ट्रक्चर के थ्रू, रेपिटेशन स्ट्रक्चर के थ्रू ये चीज डिफाइन कर देते हैं कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स इसे रिपीट कर दो। तो कंप्यूटर क्या करता है? इतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर देता है। अगर नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता, फिर हमें कंडीशन पता होती है, as long as a given condition is true। कब तक? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। ठीक है, आप क्या करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आम दिनों में घंटे के लिए बैठ के पढ़ते हो, 10 दिन पढ़ लिया एक सब्जेक्ट को, 20 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया, लेकिन जब आप पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हो, आप उस सब्जेक्ट को तब तक कंप्लीटली नहीं छोड़ते जब तक वो आपको प्रिपेयर नहीं हो जाता। मींस उसमें आपके पास कंडीशन आ गई कि इसे मैंने कंप्लीट करना है, कंप्लीट प्रिपेयर करना है, वो कंडीशन आ गई। और नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने 10 दफा लिख लिया, काफी है, याद हुआ नहीं हुआ कोई मसला नहीं। वो आपके पास क्या है? उसमें आपने नंबर ऑफ टाइम्स डिफाइन कर दिया, कंडीशन पर आप नहीं गए। तो ये तमाम ऐसी सिनेरियोज, ऐसी सिचुएशंस में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इसके सिंटैक्स के जरिए से इसे डिस्कस करते हैं कि इसके सिंटैक्स में कुछ इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। पहला कंपोनेंट इसका स्टार्ट वैल्यू या इनिशियलाइजेशन होती है। जब भी हमने किसी लूप को स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें पहले इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है। मींस कि किसी वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ता है। जब स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद कंट्रोल कहां आ जाता है? कंडीशन को चेक करेगा। मैं अभी एक टाइप के सिंटैक्स के जरिए इसे आपको डिफाइन कर रहा हूं। हम कौन सा इसकी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं? व्हाइल लूप को डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक हो रही। अब कंडीशन अगर तो ट्रू है तो कंट्रोल इसकी बॉडी के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसके बाद इसने वैल्यू ऑब्टेन करनी है फॉर द नेक्स्ट रेपिटेशन। वैल्यू सेम भी हो सकती है या वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ एनी वैल्यू भी हो सकता है। मींस यहां से स्टेप वैल्यू की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके दोबारा कहां पर आ गया? कंडीशन के ऊपर आ गया। फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई, फिर यहां से स्टेप वैल्यू आ गई और ये प्रोसेस कब तक चलता गया? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, कंट्रोल कहां पर आ गया? इन अदर स्टेटमेंट्स पर आ गया, यानी कि इस लूप की बॉडी से बाहर आ गया।
ठीक है बेटा, तो इस तरह से रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर की जा रही होती है, रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स की जा रही होती है, किसकी बेस के ऊपर? कंडीशन की बेस के ऊपर। कंडीशन ट्रू है जब तक, तब तक रेपिटेशन होती जाएगी, कंडीशन फॉल्स है तो रेपिटेशन रुक जाएगी और कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा। यही चीज इस फ्लो चार्ट के जरिए से देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू इनिशियलाइज होगी। अब जब वैल्यू इनिशियलाइज हो गई तो उसके बाद कंडीशन चेक हुई। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कहां पर चला गया? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स पर चला गया और बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया। स्टूडेंट्स नहीं, सॉरी, ये क्या आएगा? स्टेटमेंट्स। ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया और इन्हें एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहां चला गया? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर चला गया। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होकर यानी कि स्टेप वैल्यू परफॉर्म होगी जो कि नेक्स्ट वैल्यू को इंडिकेट करेगी। इसके बाद दोबारा कंट्रोल कंडीशन के पास आया, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू थी, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स पर चला गया, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी और कंडीशन फॉल्स होने पर कंट्रोल कहां पर आ जाएगा? अदर स्टेटमेंट्स पर आ जाएगा। इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से अदर स्टेटमेंट्स पर कंट्रोल डायरेक्टली नहीं जा सकता। इस वजह से ये लाइन रिमूव की गई क्योंकि आपको बताने के लिए कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स से कब कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स पर जाएगा? जब कंडीशन फॉल्स होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या स्टेप वैल्यू पर चला जाता है। इस तरह से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। जब भी हमने किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा स्ट्रक्चर? रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें जो कि आपके सिलेबस में होंगी और इन्हें हम डिस्कस भी करेंगे तो इनमें फॉर लूप आ जाएगा। फॉर लूप एक काउंटर लूप होगा, यानी कि हमने बात की थी कि कब तक रेपिटेशन हो रही है? फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। जब तक हमें नंबर ऑफ टाइम्स का पता है कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स है, फिर हम कौन सा लूप यूज करेंगे? फॉर लूप यूज करेंगे। दूसरे दोनों व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ये कंडीशनल लूप्स कहलाते हैं। मींस इनकी एग्जीक्यूशन बेस कर रही होती है कंडीशन के ट्रू रहने तक। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी इनकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। तो बेटा इसके साथ साथ नेस्टेड लूप आ जाता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ वन लूप डिपेंडिंग ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर लूप। इन्हें हम डिटेल में अपने सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे और ये सारा कुछ इसी चैप्टर का हिस्सा होंगे। तो बेटा हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक को डेवलप करने के लिए। अगर मैं ये कहूं तो एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो परफॉर्म हो रही है वो इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के जरिए से परफॉर्म हो रही होती है, तो ये गलत नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।